हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियानी, लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सीधी सी साफ भाषा में कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जो सभी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, मान लो एक स्टेट है ए नाम से, दूसरा स्टेट है बी नाम से। ठीक है, तो जो ए स्टेट है उस पर बी स्टेट अटैक कर रहा है, तो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो ए स्टेट की हेल्प करेंगे उसे प्रोटेक्ट करने में। राइट, यही कलेक्टिव सिक्योरिटी कहता है। ये एक इंश्योरेंस सिस्टम की तरह है। राइट, जो विक्टिम स्टेट है उसको बाकी नेशंस प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये एक इंश्योरेंस कवर की तरह हो जाता है। कैसे कंपेयर किया जा रहा है इंश्योरेंस से, समझो। आप इंश्योरेंस लेते हो, आपका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करती है, आपको एक प्रोटेक्टिव कवर देती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो विक्टिम स्टेट है, जिस पर दूसरा स्टेट अटैक कर दिया है, अग्रेशन हो गया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी जो स्टेट्स हैं वो हेल्प करते हैं। राइट, काफी अच्छी अप्रोच है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है और शेयर भी कर दीजिएगा। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है क्राइसिस मैनेजमेंट का। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, हम आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी की मदद से। राइट, यूएन चार्टर में भी यार कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पावर हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है वीडियो देख लो। इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी सीरीज मैं कवर करा रही हूं, इसलिए फॉलो करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बैलेंस ऑफ पावर ने एक तरीके से ना अपनी इंपॉर्टेंस खो दी यार, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्यों उसने अपनी रेलेवेंस खो दी। उसके बाद आया जिसने इंपॉर्टेंस गेन की है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसीलिए इसको एक मॉडर्न डिवाइस कहा जा रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट का, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर एक ट्रेडिशनल डिवाइस था क्राइसिस मैनेजमेंट का। एक बार मीनिंग देखते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी का। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी एक कलेक्टिव एक्शन है उन नेशंस द्वारा जो पीस को बनाए रखना चाहती हैं। एक नेशन है जो पीस को डिस्टर्ब कर रही है दूसरी नेशन पर अटैक करके, तो जो नेशन चाहती है कि पीस बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, वो उस विक्टिम नेशन का साथ देंगी, उसे प्रोटेक्ट करेंगी। एंड दिस इज नोन एज कलेक्टिव एक्शन और कलेक्टिव सिक्योरिटी। इट क्रिएट्स अ ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर। ग्लोबल प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है एक्सेस, सुपीरियोरिटी या वेट। तो बाकी जो नेशंस हैं वो अपना पार एक जगह लगा देती हैं पूरा, तो एक प्रीपोंडरेंस ऑफ पार यानी एक पार का वेट क्रिएट हो जाता है उस नेशन के ऊपर जिसने अटैक किया था। तो ये चीज समझना। कलेक्टिव सिक्योरिटी का नेचर क्या हुआ? डेटरेंट हुआ। राइट, ये डरा रही है एक उस नेशन को जिसने अटैक किया है दूसरी नेशन पर, उसको डरा रही है, इसीलिए इसका नेचर डेटरेंट माना जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कलेक्टिव सिक्योरिटी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये बेस्ड है भाई, अगर एक को हाथ लगाओगे सारे के सारे तुमको मिलकर हाथ लगाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, कहीं कॉपी में लिख लो, ये बहुत अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा प्रिंसिपल। एक को अगर छुआ तो सबके सब तुम्हें छुएंगे। राइट, सबके सब तुम्हें परेशान करेंगे। तो अगर एक नेशन पर आपने हाथ उठाए, एक नेशन पर अगर आपने वॉर कमिट किया, अग्रेशन कमिट किया, तो जितनी भी नेशंस हैं वो कलेक्टिवली आपको परेशान करेंगी जब तक आप रुक नहीं जाओगे। राइट, डेफिनेशन देख लेते हैं। पामर एंड पर्किंस ने ये डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कलेक्टिव मेजर्स फॉर डीलिंग विद थ्रेट्स टू पीस। ठीक है, जब भी हमारे पीस पर, जब भी शांति पर एक तरीके से थ्रेट होगा, एक खतरा हमें दिखेगा, तो हम कलेक्टिवली उससे डील करेंगे, कलेक्टिव मेजर्स उस पर अप्लाई करेंगे। यही डेफिनेशन है पामर एंड पर्किंस की। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है यार जो हर नेशन को चाहिए। राइट, उसके नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी ही रहते हैं कि उसके सिटीजन्स प्रोटेक्टेड रहे, सब प्रोटेक्टेड रहे। राइट, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे अगर आप नोटिस करो, अगर एक कंट्री की सिक्योरिटी पर थ्रेट है तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगी। ध्यान से समझो, कोविड चाइना में सबसे पहले आया था। ठीक है, कोविड चाइना में सबसे पहले आया था, लेकिन हम सब अफेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का टाइम है यार, बहुत लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा एक गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप है वो इंक्रीज हो गया है।
राइट हमारा कम्युनिकेशन अपने नेशंस दूसरी नेशंस के साथ इंक्रीज हुआ है। इस वजह से अगर एक नेशन को खतरा होता है तो हम भी अफेक्ट होते हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था लेकिन इकोनॉमी इंडिया की भी अफेक्ट हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, राइट। इसीलिए अगर एक नेशन पर अटैक होगा यार तो ये माना जाएगा सभी नेशंस पर अटैक हुआ है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं सब लोग अटैच्ड हैं। इसीलिए सभी नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि विक्टिम नेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। कलेक्टिव वर्ड इसमें इसीलिए यूज किया गया क्योंकि सारी नेशंस एक साथ जो एक तरीके से जो अटैकर की पावर है उसको फेस करती हैं। ये कोट याद रखना, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी हैज बीन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक्सप्लेन, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। यानी एक नेशन सभी के लिए है और सारी नेशंस एक के लिए है। फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के। कोई डाउट या प्रॉब्लम होती है तो इंस्टा आईडी दी हुई है लॉपीप्स डिस्क्रिप्शन में, आके वहां पे पर्सनली आप बात कर सकते हैं। कमेंट में कोई सजेशन देना चाहिए या वीडियो के टॉपिक बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। सो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट, ठीक है। पावर को मैनेज करने के लिए एक अच्छा डिवाइस है। क्राइसिस अगर उठते हैं तो उन्हें मैनेज करने के लिए अच्छा डिवाइस है क्योंकि सारी नेशंस एक साथ उस चीज को मैनेज करती हैं। ये बोलता है कि अग्रेशंस तो होने ही होने, अग्रेशंस को पूरी तरीके से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जहां पे देखो पावर इन्वॉल्व्ड है वहां स्ट्रगल होगा ही होगा, क्योंकि एक नेशन चाहेगी मेरे पास ज्यादा ताकत हो, दूसरी नेशन चाहेगी मेरे पास ज्यादा ताकत हो, फिर एक नेशन चाहेगी हम इससे प्रोटेक्टेड रहें, हम इससे बच कर रहें, दूसरी नेशन चाहे नहीं हम इस पर अटैक करके इसको भी हथियार लें। तो जहां पावर है वहां स्ट्रगल इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, अग्रेशन रहेगा ही रहेगा। जब भी एक नेशन पर अटैक होता है बाकी सारी नेशंस अपने पावर को पूल कर देती हैं एक जगह, ठीक है, और उस विक्टिम नेशन की मदद करने लगती हैं। इसको कहते हैं पूलिंग ऑफ पावर, यानी ताकत का एक जगह पूल हो जाना और दूसरे पर अटैक कर देना, राइट। सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर को क्रिएट करती है, राइट। मतलब सभी नेशंस का पावर जो है, जो वेट है, वो एक जगह पे रहता है, तो उसको कहते हैं ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर। अब ये चीज हमें समझने वाली और इस चीज को मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। जो ये सारी नेशंस हैं, ठीक है, जो ये सारी नेशंस हैं, ये आखिर कैसे पीस को प्रोटेक्ट करेंगी। पीस को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मिलिट्री रिबेलियन से प्रोटेक्ट करेंगी, बातचीत करके प्रोटेक्ट करेंगी, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगी, वहां पे बातचीत करेंगी। आखिर कैसे प्रोटेक्ट करने वाली हैं? तो यहां पे कहा जा रहा है जो सारी नेशंस है वो विक्टिम नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्ड रिबेलियन यानी मिलिट्री एक्शन का सहारा लेंगी, राइट। तो मतलब वो सारी नेशंस मिलकर उस एक नेशन पे हमला बोल देंगी जिसने विक्टिम नेशन पर अटैक किया था। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है जिसके अंडर में ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर क्रिएट होगी, राइट। मतलब एक इंस्टीट्यूशन का रहना जरूरी है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है और सभी नेशंस को बोलता है कि इस नेशन पर अटैक हुआ है, अब आप लोगों को मिलकर इस नेशन को प्रोटेक्ट करना है, राइट। ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज डेटरेंट अगेंस्ट वॉर। इसका मतलब होता है कि जो नेशन अटैक करने वाली है दूसरी नेशन पर, उसको एक तरीके से पहले ही पता रहता है कि अगर मैं इस नेशन पर अटैक करूंगी या मैं इस नेशन पर अटैक करने जाऊंगा तो भाई बाकी सारी जो नेशंस है वो मिलकर मेरे पर टूट पड़ेंगी, राइट। ये उसको कहीं ना कहीं डर रहता है और इस डर की वजह से इंटरनेशनल पीस जो है वो बना रहता है। बातचीत से ही बातें सुलझ जाती हैं, अदरवाइज वो अटैक करता है और बाकी सारी नेशंस उस पर अटैक करती हैं, राइट। तो ये डर होना एनिमी में जरूरी है जिससे कि वो वॉर का सहारा कम लेगा और बातचीत से बातें सॉल्व हो जाएंगी, दस इंटरनेशनल पीस बना रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही कैची फीचर है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो गोल है वो गोल ये है कि अग्रेशन या वॉर को एलिमिनेट करना है, उसे खत्म करना है, राइट। ना कि उस स्टेट को जो कि वॉर कमिट कर रहा है, ठीक है। सपोज ए एक स्टेट और बी एक स्टेट है, ए जो है वो बी पर वॉर करने वाला है, ठीक है, उस पर अटैक करने वाला है, तो जो बाकी सारी नेशंस हैं वो ए को रोकेंगी, ठीक है, वो ए को रोकेंगी कि वॉर को खत्म किया जाए, ठीक है, वॉर को खत्म किया जाए, अटैक ना किया जाए। वो ये नहीं कहेंगे कि ए को ही खत्म कर दो, पूरे के पूरे स्टेट को ही वाइप आउट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। हमें वॉर को रोकना है, हमें उस स्टेट को खत्म नहीं करना है जो कि वॉर कर रहा है। इसका मोटिव समझने की कोशिश करो, क्यों सारे देश मिलकर एक विक्टिम स्टेट की हेल्प करेंगे? अरे वो खुद की आर्मी तुम लोग लड़ो ना, हम सब क्यों बीच में पड़े?
वो इसलिए क्योंकि जिस पर अटैक किया गया है उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई है, उस स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है, उसके सिटीजन्स की हेल्थ खराब हो रही है, तो उसकी हेल्थ को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी एक तरीके से जो पोजीशन थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको वापस से रीस्टोर करने के लिए सारे नेशंस मिलकर उस विक्टिम नेशन की हेल्प करते हैं। ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका सपोर्ट कर रहे हैं, किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं ये समझो, ताकि उसकी जो पोजीशन थी पहले उस चीज को वापस से रिस्टोर किया जा सके, इसलिए उसकी हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो बिगड़ा है उसे वापस से रिस्टोर किया जा सके, इसलिए उसकी हेल्प करते हैं। वो कौन सी कंडीशंस है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉपुलराइजेशन ऑफ पीसफुल मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी में ज्यादातर वॉर का यूज होता है, लेकिन वॉर ना हो दो नेशंस के बीच में, ऐसे भी कुछ मेथड्स रहते हैं जिनको कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन कहा जाता है, जिन्हें आप आगे पढ़ोगे। ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी बातचीत से, नेगोशिएशन से, प्रोपेगेंडा का यूज करके, ऐसे करके बातों से अगर बात सॉल्व हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे मेथड्स को प्रमोट करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस में क्या फर्क है ये समझते हैं। कलेक्टिव डिफेंस वहां पर यूज होता है जहां पे हमें पता है कि हमारा एनिमी कौन होने वाला है। नेशंस बेसिकली अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। क्यों ग्रुप बना लेती हैं? और उस ग्रुप का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो जो हमारा एनिमी है, अगर वो हम पर अटैक करता है तो हम सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। ध्यान से समझो, यहां पर हमें पता है हमारा एनिमी कौन है, और इसीलिए हम सब ने मिलकर ग्रुप बनाया ताकि अगर उसने अटैक किया तो हम सारी नेशंस मिलकर उस पर अटैक कर देंगी। हमारा एक गोल है, उस एनिमी से खुद को बचाना है। एनिमी हमारा नोन है, हमें पता है हमारा एनिमी कौन है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी में नहीं होता है। कलेक्टिव डिफेंस में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, जो मेंबर्स हैं अलायंस के, अगर उन पर अटैक हुआ है उस दुश्मन द्वारा, तभी प्रोटेक्शन मिलेगा, तभी सारी नेशंस उसे प्रोटेक्ट करेंगी। अगर किसी और एनिमी ने अगर अटैक किया है तो सारी नेशंस प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मान लो ए जो है, ठीक है, ए जो है एक अलायंस है बहुत सारी नेशंस का, उसमें 10 नेशंस है। ठीक है, उन्हें पता है उनका एनिमी है बी, इसी वजह से उन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई है उन 10 नेशंस ने। ठीक है, अब ए में जो अलायंस है उसमें से एक नेशन पर अटैक कर देता है सी नाम का एनिमी, तो जो बाकी नेशंस हैं वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करने वाली हैं, क्योंकि अलायंस किस लिए बनी थी? अलायंस बनी थी बी नाम के एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए, सी नाम के एनिमी से नहीं। राइट, ये चीज आपको मैं बताना चाह रही थी। और एक सिनेरियो समझो, अगर उस अलायंस के बाहर किसी और नेशन पर, ठीक है, उस अलायंस में जो नेशन नहीं है उस पर अगर बी नाम का एनिमी अटैक कर देता है, तो क्या जो अलायंस में नेशंस है उसे प्रोटेक्ट करेंगी? जी नहीं प्रोटेक्ट करेंगी। कलेक्टिव डिफेंस में यही होता है, जो लोग अलायंस में हैं वो सिर्फ अलायंस के लोगों को ही प्रोटेक्ट करेंगे, उसी कॉमन एनिमी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, किसी और एनिमी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, किसी और नेशन को जो अलायंस में नहीं है उसे भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जो अलायंस में है उसे ही बचाएंगे, कॉमन एनिमी के अगेंस्ट ही बचाएंगे। तो हम कह सकते हैं कलेक्टिव डिफेंस का जो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा नैरो है, बहुत ही ज्यादा नैरो है स्कोप में कंपेयर टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी काफी ज्यादा नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम है। ठीक है, जितनी भी नेशंस हैं, जिस भी नेशन पर अटैक हुआ वो उसे प्रोटेक्ट करेंगी। यहां पे हमें पता नहीं हमारा एनिमी कौन होने वाला है, हमें नहीं पता हमारा दुश्मन कौन होने वाला है, लेकिन अगर किसी ने भी किसी भी नेशन पर अटैक किया तो सारी नेशंस उस नेशन को बचाएंगी। राइट, यहां पे एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन, काफी ज्यादा वाइड स्कोप है इसका ग्लोबल स्कोप देखने को मिलता है। यहां पे कोई अलायंस नहीं होती नेशंस की, यहां पे नेशंस का कोई ग्रुप नहीं है, किसी भी नेशन पर अटैक हो रहा है, कोई भी अटैक कर रहा है, वो सारी नेशंस उस नेशन को प्रोटेक्ट करेंगी उस एनिमी के अगेंस्ट। इसीलिए यहां पे एक डर का फियर, एक डर देखने को मिलता है, ये डेटरेंट है। राइट, इसीलिए कलेक्टिव जो क्या कहते हैं आपका डिफेंस है वो काफी लिमिटेड है स्कोप में, और ये स्कोप में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये एक ग्लोबल सिस्टम है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज को।
बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी दोनों सिमिलर है बिकॉज दोनों डिफेंसिव है, नेचर में डिफेंस का काम करते हैं। प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं, राइट, एक पावर का वेट क्रिएट करते हैं दोनों ही सिस्टम्स। दोनों ही सिस्टम्स वॉर को एज द टेस्ट यूज करते हैं कि जो इंटरनेशनल पीस है वो डिस्टर्ब हुआ है, कुछ चीजें वायलेट हुई हैं, इसको चेक करने के लिए वो वॉर का ही यूज करते हैं। दोनों ही सिस्टम सॉवरेन स्टेट्स की हेल्प लेते हैं अग्रेशन को खत्म करने के लिए, अग्रेशन से फाइट करने के लिए। पीस को दोनों ने ही इंपॉर्टेंस दी है। बैलेंस ऑफ पावर ने इक्विलिब्रियम ऑफ पीस की बात की है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ने भी प्रेजेंस ऑफ पीस की बात की है। डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंस क्या है दोनों कॉन्सेप्ट्स में, ये समझते हैं। बैलेंस ऑफ पावर की जो स्पिरिट है वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव है, राइट, जब वो कॉन्सेप्ट आप समझोगे आपको समझ में आएगा। वहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो स्पिरिट है वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है, सारी नेशंस मिलकर कोऑपरेट करती हैं, राइट, ये एक मेजर डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ऑपरेशन में कैसे आता है, मोशन में कैसे आता है, वो डिपेंड करता है जो की एक्टर्स है, जो मेजर स्टेट्स हैं उनकी पॉलिसीज पर। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी कैसे ऑपरेशन में आता है, कैसे मोशन में आता है, वो डिपेंड करता है कि सारी नेशन ने कमिटमेंट क्या की है, क्या उनकी कमिटमेंट वाकई में ही है कि वो इंटरनेशनल पीस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। बैलेंस ऑफ पावर में स्पेसिफिक एनिमी आपको पता रहेगा, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में आपका एनिमी कोई भी हो सकता है, अननोन एनिमी होता है बेसिकली, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए यार एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, जहां पर ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर क्रिएट होगी, जहां पर एक तरीके से वेट क्रिएट होगा पावर का, राइट। इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है जहां पर सारी नेशंस को कॉल किया जाएगा या बोला जाएगा कि आप इस नेशन को प्रोटेक्ट करो, राइट। तो एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी है। वहीं बैलेंस ऑफ पावर में किसी भी तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे वीडियोस के लिए और आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, ठीक है, जो बेसिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। और इस चीज के लिए कलेक्टिव अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखने के लिए वो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का यूज करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम कहां पे दिया हुआ है चार्टर में? चैप्टर 7 में दिया हुआ है, राइट। चैप्टर 7 में कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम दिया हुआ है। इसमें 13 आर्टिकल्स है, इस चैप्टर में 13 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 39 to 51 कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं। डिटेल में रीड नहीं करना, ऊपर ऊपर से रीड करना चाहो कर सकते हो, मैंने इतना ही आपको बताया क्योंकि मुझे इतना ही जरूरी लगा। सो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही कोई उसे अग्रेशन देखने को मिलता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल इवोक कर सकती है, उसका जो क्या कहते हैं सिस्टम है वो इन्वोक कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल ही इसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिस्टम है कभी इन्वोक किया था या नहीं, राइट। तो उसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरियन वॉर। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड किया 24 से 25 जून की रात को, ठीक है, 1950 में। इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की, उसने ये हेल्ड किया, जो ये अटैक किया है नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर, ये एक तरीके से इंटरनेशनल पीस का ब्रीच है, उसे तोड़ा गया है। और इसीलिए उसने नॉर्थ कोरिया को कहा कि इमीडिएटली विड्रॉ करो साउथ कोरिया से, इमीडिएटली साउथ कोरिया को एम्प्टी करो और वहां से हटो, राइट। 10 नॉर्थ कोरिया नहीं माना और सिक्योरिटी काउंसिल ने सोचा कि ये सही टाइम है जहां पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल हमें यूज करना पड़ेगा, मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। 53 कंट्रीज ने अग्री किया कि हाँ ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक्शन सही है और उसे सपोर्ट किया। और भी रीसेंट एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, आंसर बहुत अच्छा आपका जाएगा, बहुत तगड़ा आंसर जाएगा, इसीलिए रीसेंट एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करना इस चीज में। क्रिटिसिज्म्स देखते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के। ये जो सिस्टम है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, ये आइडियलिस्टिक अजम्पशंस पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसे अज्यूम करता है कि जब एक नेशन पर अटैक होगा तो बाकी सारी नेशंस उसके लिए खड़ी हो जाएंगी। जरूरी है कि ऐसा हो? जरूरी है एक नेशन पर अटैक हो तो बाकी सारी नेशंस उसकी मदद करने लगे? क्या पता उसकी और नेशंस दुश्मन बन जाए, क्या पता उस नेशन ने जेन्युइनली कुछ गलत किया हो और दूसरी नेशन उस पर अटैक कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और मेरी मर्जी, मेरे को नहीं करना है कुछ भी, मेरे को बस दूर रह के देखना है तमाशा कि क्या हो रहा है, मैं ऐसी नेशन हूं,
तो मैं जबरदस्ती उनके पचड़े में क्यों पड़ूंगी जाके, मैं जबरदस्ती दुश्मन बना लूं? भाई अगर मैं एक नेशन को सपोर्ट कर रही हूं तो दूसरी नेशन तो मेरी दुश्मन बन गई ना, जो शायद कभी मेरी दोस्त थी। तो जरूरी नहीं है हर नेशन यार एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये अज्यूम करना गलत है, राइट, कि सारी नेशन सपोर्ट करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और क्या ये जरूरी है कि उस नेशन पर जिसने अटैक किया है, जिसने अग्रेशन स्टार्ट किया है, वो आइडेंटिफाई हो सके? क्या ऐसा जरूरी है? क्या हमें पता चल सकता है कि किसने वॉर किया था या किसने एक्चुअल में ये चीज की है, किसने ये क्राइम कमिट किया है? जरूरी नहीं है। ये इजिली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं। माइट भी उसने किसी और चीज का सहारा लिया हो और जिसकी वजह से वो छुप गया हो, राइट। तो ये सारी चीजें कभी क्लियर भी नहीं हो सकती हैं। हाँ, आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा आइडेंटिफाई किया जा सके। और अगर मान लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस नेशन ने, इस पर्टिकुलर नेशन ने इस नेशन पर अटैक किया था, हमें पता चल गया, तो वो जो नेशन है जिसने अटैक किया है वो ये भी तो बोल सकते कि मैंने सेल्फ डिफेंस के नाम पर अटैक किया था, पहले इसने मेरे ऊपर अटैक किया था, इसलिए मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद का सेल्फ डिफेंस करने के लिए मैंने उस पर अटैक किया। इस चीज का भी तो वो सहारा ले सकती है। तो फिर यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिस्टम है सेल्फ नेगेटिंग है, मतलब ये खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक तरफ से तो तुम बोल रहे हो कि हमें इंटरनेशनल पीस चाहिए, हमें सिक्योरिटी बनाकर रखनी है, दूसरी तरफ से आप मिलिट्री एक्शन का सहारा ले रहे हो। सारी कंट्रीज मिलकर एक तरीके से मिलिट्री एक्शन ले रही है उस कंट्री पर जिसने अटैक किया था। बातचीत से भी तो चीजें सॉल्व की जा सकती हैं, राइट, इंटरनेशनल फोरम पे जाया जा सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। एक तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिस्टम है इसको इन्वोक करने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज की बात करता है, राइट। वो देखेगा, डिस्कस करेगा, इस प्रोसेस में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जब तक हम उसे इन्वोक करें, जब तक हम उसे स्टार्ट करें। शायद अग्रेशन खत्म हो चुका होगा, वो नेशन जिस पर अटैक किया गया वो नेशन ही खत्म हो चुकी होगी। तो ये चीजें काफी ज्यादा टाइम लेती है, प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम लेती है। जब तक कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम स्टार्ट हो वो प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। और ठीक है, हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम इन्वोक कर दिया, ठीक है, सारी नेशंस तैयार हो गई उस नेशन पर अटैक करने के लिए जिस नेशन ने विक्टिम नेशन पर अटैक किया था, राइट। लेकिन ये रुकेगा कब? अब इसे रोकना कब है? भाई वो नेशन अटैक करेगी, ये लोग भी अटैक करेंगे, राइट। तो ये चीज रुकेगी कब, राइट। ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक्शन है इसे रुकना किस पॉइंट पे है ये नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। फिर बहुत सारी नेशंस पर ये डिपेंड करता है, ये अल्टीमेटली नेशंस पर ही डिपेंड करता है कि उन्हें एक्शन लेना है या नहीं। इसलिए पावरफुल नेशंस जो है वो डोमिनेट करती हैं इस सिस्टम को, माइट भी वो सिस्टम का रॉन्ग यूज भी करें, राइट। तो ये उन्हीं पर डिपेंड करता है, दस यहाँ पे इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। और ये सिस्टम बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है ये चीज समझो। एक नेशन दूसरी नेशन के बीच में मान लो नॉर्मल सा वॉर हो रहा था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल सा वॉर हो रहा था, लेकिन सारी नेशंस एक तरीके से दूसरी नेशन पर हमला कर देती हैं। तो जो लोकल वॉर था, जो छोटा सा वॉर था, वो माइट भी बहुत बड़ा वॉर बन जाए, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन जाए, राइट। तो ये सिस्टम डेंजरस भी बहुत ज्यादा है। सो फाइनली गाइस वी आर कंक्लूडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। यार अगर आज के इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा जाए तो ये सिस्टम की बहुत ज्यादा वैल्यू है और होनी भी चाहिए, राइट। और ये चीज कलेक्टिव सिक्योरिटी से ही हमें समझ में आई है कि कलेक्टिव एक्शन से भी वर्ल्ड पीस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट। एक दूसरे की हेल्प करने से ही जो क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।